नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला ने अपनी नीयत साफ कर दी। उनके अंदर जो जहर भरा हुआ है उसको बाहर निकाल कर ये बता दिया कि अब्दुल्ला परिवार हमेशा से गद्दार रहा है और आगे भी गद्दार रहेगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में तो सारी जानकारी है, क्योंकि समय समय पर जिस तरह कभी कभी वो स्वायत्तता के नाम पर, पाकिस्तान के मध्यस्थता के नाम पर, चीन के साथ संपर्क के नाम पर वो अपनी बात जो अंदर में दबी हुई है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिस पर हंगामा हो जाता है और चर्चा होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला किसी भी तरह से भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकते। वो गद्दार के गद्दार ही रहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के खून में ही गद्दारी रचा बसा है और उनके रगों में जो रक्त बहता है वो गद्दारी वाला है। क्योंकि उनके दादाजी जो उमर अब्दुल्ला के दादाजी हैं, जिनके बारे में चहक चहक के उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे दादाजी को चीन से ऑफर मिला था कि कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह करवाया जाए और उसके बाद चीन के सहयोग से कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो उनके दादा हैं, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आधी सच्चाई, अधूरी सच्चाई बताई थी। और शेख अब्दुल्ला, जिसको शेर कश्मीर कहा जाता है, वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता रहा और मरने के समय तक उनकी इच्छा रही कि किसी भी स्तर पर कश्मीर या तो आज़ाद हो जाए या पाकिस्तान के साथ चल जाए। क्योंकि शेख अब्दुल्ला का पूरा चरित्र, पूरी जीवनी जो है वो गद्दारी के इतिहास से भरा पड़ा हुआ है। शेख अब्दुल्ला के बारे में यही कहा जाता है कि जिस तरह से नेहरू परिवार के साथ उनके रिश्ते थे, अगर वो रिश्ते नहीं होते तो उनको हमेशा जेल के अंदर ही रहना पड़ता। लेकिन शेख अब्दुल्ला और नेहरू परिवार के बीच के संबंध हैं वो आड़े हाथों आता रहा और कश्मीर में वो सबसे ऊंचे पद यानी कि चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जिस तरीके से शेख अब्दुल्ला ने हर समय भारत के खिलाफ साजिश की, भारत के से गद्दारी की है, वो कभी भी इतिहास उनको माफ नहीं कर सकता है, चाहे उनके कुकर्मों को इतिहास के पन्नों से गायब क्यों न कर दिया जाए। शेख अब्दुल्ला जब कश्मीर में जो राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो वो आंदोलन भी भारत के दूसरे प्रिंसली स्टेट में हो रहे आंदोलन से अलग था। जिस समय भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय कई प्रिंसली स्टेट थे, चाहे राजस्थान में हो, हैदराबाद में हो, जूनागढ़, भोपाल, हर जगह पर साउथ से नॉर्थ तक हर जगह छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे जिसको राजशाही कहा जाता था और वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे और वहाँ भी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन उसमें एक अलग तरीके की आज़ादी की लड़ाई थी जिसको राजशाही के खिलाफ कहा जा सकता है। और जो कांग्रेस का एक विंग था, स्टेट यूनियन कांग्रेस, वो उसी के तहत ये लड़ाई चल रहा था और कश्मीर में भी उसी तरह से हरि सिंह के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, ताकि वहां भी राजशाही खत्म हो और वहां विधानसभा लागू किया जाए, विधानसभा स्थापित किया जाए। और उसमें शेख अब्दुल्ला की अहम भूमिका थी। लेकिन दूसरे जगह पर जो राजशाही के खात्मे की बात चल रही थी, वैसी स्थिति कश्मीर में नहीं थी। कश्मीर को वो भारत के साथ लाने के लिए तैयार नहीं थे। वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बनाना चाहते थे। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से जिन्ना थे, उसी तरह से शेख अब्दुल्ला थे। वो कश्मीर के जिन्ना बनने की कोशिश में लगे हुए थे। और जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, आज़ाद हो गया, तो उस समय भी उन्होंने कश्मीर में वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की और आज़ाद कश्मीर की बात करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर पर हमला कर दिया और उस समय उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो भी हरि सिंह के साथ और भारत के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत के साथ अगर समझौता होता है, स्पेशल स्टेटस कश्मीर को दी जाती है, विशेष राज्य जिसका दर्जा अभी खत्म करने पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल आग बबूला हो गए हैं, उमर अब्दुल्ला आग बबूला हो गए हैं, वही विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ लड़ा जा सकता है।
भारत में नेहरू गांधी जैसे लोग हैं जिनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बात की सकती है, उनके साथ संघर्ष किया जा सकता है और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखी जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया तो वहाँ पाकिस्तान से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जिसमें शेख अब्दुल्ला जैसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाता बल्कि सीधे गोली मार दी जाती। और इसीलिए उन्होंने भारत का साथ दिया। लेकिन जैसे ही भारत के साथ कश्मीर का विलय हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इनके सुर बदलने शुरू हो गए और फिर पहले तो वो कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वो भारत के साथ रहना नहीं चाहते थे और उन्होंने हमेशा से भारत के खिलाफ साजिश जारी रखी। और यही कारण है कि 3-4 साल के अंदर ही 1953 में एक कश्मीर कॉन्स्पिरेसी सामने आया, यानी कश्मीर में साजिश। और वो साजिश की जो पूरी पृष्ठभूमि थी वो शेख अब्दुल्ला तैयार कर रहे थे और इसके लिए आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि शेख अब्दुल्ला विदेशी एजेंटों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कश्मीर को आज़ाद करने के लिए एक साजिश कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को नेहरू भी दरकिनार नहीं कर पाए क्योंकि उसमें सारे सबूत थे। और वो विदेशी एजेंट कहाँ के थे? विदेशी एजेंट यानी पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के जो एजेंट थे, उनका शेख अब्दुल्ला के साथ संपर्क था और शेख अब्दुल्ला अपने कुछ लोगों के साथ ये तैयारी कर रहे थे कि 15 अगस्त 1953 को कश्मीर में आज़ादी की घोषणा कर दी जाएगी। इसी को कश्मीर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। और उस कॉन्स्पिरेसी में जो सबूत मिले थे उसका जिक्र बाद के कुछ इतिहास के कुछ पन्नों में है। और उस कॉन्स्पिरेसी के जब सबूत नेहरू के पास भेजे गए तो नेहरू मजबूर हो गए, क्योंकि कांग्रेस में भी शेख अब्दुल्ला को लेकर 2 गुट बने हुए थे। एक नेहरू और दूसरे वो लोग जो शेख अब्दुल्ला के प्रति अलग नजरिया रखते थे, उनके प्रति अविश्वास रखते थे। कभी भी भारत के साथ रहने के लिए शेख अब्दुल्ला पर विश्वास नहीं किया गया और इसलिए नेहरू को फैसला लेना पड़ा और शेख अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया। 1953 में कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में कश्मीर को अलग करने के लिए, कश्मीर को आज़ाद बनाने के जो साजिश रची गई थे, उस अपराध में शेख अब्दुल्ला जेल गए और 11 सालों तक जेल में रहे। उनको आजीवन जेल में रहना चाहिए था, लेकिन वो 11 सालों के बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके ऊपर दया आ गई। उनका जो अब्दुल्ला परिवार से प्रेम था वो उमड़ के बाहर आने लगा और शेख अब्दुल्ला के ऊपर से सारे चार्जेज हटा लिए गए। अप्रैल 1964 में यानी 1964 में शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर आ गए और फिर नेहरू ने कश्मीर समस्या के समाधान की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला के ऊपर दे दी। शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान जाकर उन्होंने उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, उनसे मुलाकात की। लेकिन उसी इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई और ये शेख अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा शौक था। और शेख अब्दुल्ला जब पाकिस्तान से वापस आए तो उसके बाद फिर से उन्होंने उसी तरह की कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दी। एक तरफ शेख अब्दुल्ला के ऊपर थोड़ी सी छूट दी गई थी तो दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला कश्मीर के जो भारत के खिलाफ कश्मीर को उभारने के लिए, वहाँ पर अलगाववाद भी प्रवृत्ति अपनाने के लिए साजिश कर रहे थे। और 1 साल बाद ही वो उनकी जो एक और बड़ी साजिश जो थी वो सामने आई, जब मार्च 1965 में शेख अब्दुल्ला मक्का के लिए रवाना हुए। मक्का जाने के लिए भी वो सबसे दूर का लंबा रास्ता यानी कि ब्रिटेन से होते हुए मक्का जाने का रास्ता चुना। सबसे पहले वो ब्रिटेन गए और उस समय ब्रिटेन में कुछ लोगों से मुलाकात की। हालांकि जो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि कहीं न कहीं शेख अब्दुल्ला फिर से उसी तरह की साजिश करेगा। इसलिए उन्होंने अपने मित्र और गांधी जी के पुराने सहयोगी राज्यसभा सांसद सुधीर घोष को इसके लिए लगाया था और सुधीर घोष ने लंदन में अपने मित्र
जो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स चलाते थे, होरास अलेक्जेंडर से बात की थी और उनको कहा था कि शेख अब्दुल्ला के ऊपर नज़र रखो, कि जहां जहां वो जाते हैं, किन से मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाए। क्योंकि लंदन वो बहाना तो करके गए थे कि फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ और चीज़ें चल रही थी। और वहां से जब वो मक्का गए तो मक्का से लौटते टाइम में उन्होंने जो साजिश को अंजाम दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होने वाला ही था, वो तय था और वो चाहते थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इसलिए मक्का से लौटते टाइम में वो अल्जियर्स, जो अल्जीरिया की राजधानी है, वहां रुके और वहां उन्होंने चीन के उस समय के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई से मुलाकात की। ये वही चाओ एन लाई हैं जो भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई करके नेहरू के साथ मुलाकात कर रहे थे और 1962 में नेहरू के उसी चीनी मित्र ने भारत के ऊपर हमला किया था। 1962 में भारत और चीन के बीच इतना भयानक युद्ध हुआ और 1965 में शेख अब्दुल्ला मक्का से लौटते समय में चाओ एन लाई से मुलाकात करते हैं। ये भारत के लिए स्वाभाविक था कि यहाँ पर उन्हें गद्दार की छवि बना दी जाएगी। वो जानते थे कि चाओ एन लाई से मुलाकात करने के बाद वो आराम से घूम नहीं सकते, भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी होगी ही, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। 62 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था और 65 में जिस समय वो मक्का गए थे, उस समय भी पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। कच्छ की जो रन है वहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में झड़प हो गई थी और दोनों देश के बीच ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि अब युद्ध जैसे हालात हो गए थे। अयूब खान अपने जो मकसद थे उसमें कामयाबी के लिए वो ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रांड इस्लाम, ऐसे जो 2-3 ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। और उस समय शेख अब्दुल्ला चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। उनको लग रहा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो उबल जाएंगे, कश्मीर में हंगामा होगा। और यही अयूब खान भी चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर कश्मीर में विद्रोह होगा, कश्मीर के मुसलमान हंगामा खड़ा करेंगे, तो पाकिस्तान फिर से कश्मीर के रास्ते भारत में घुसेगा। हालांकि हंगामा तो नहीं हुआ क्योंकि भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और कश्मीर के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद जो शास्त्री जी थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और कश्मीर के अलावा उन्होंने पंजाब का फ्रंट खोला और 1965 में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, जिसको अभी तक पाकिस्तान को याद है। लेकिन जैसे ही शेख अब्दुल्ला भारत पहुंचे तो पालम एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें नॉर्थ के बदले बिल्कुल साउथ भेज दिया गया, कडाई कनाल में। कडाई कनाल में उनको नज़रबंद करके रखा गया, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। वो कडाई कनाल के जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। एक तरह से उनको नज़रबंद करके रखा गया था। हालांकि पूरी तरह से जेल में नहीं डाला गया, लेकिन नज़रबंद करके रखा गया और उनको कश्मीर से काफ़ी दूर भेज दिया गया। लेकिन फिर वही स्थिति आई और जब कश्मीर में चुनाव होना था तो उस समय कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और 1968 में फिर से इंदिरा गांधी को लगने लगा कि शेख अब्दुल्ला को बाहर लाना चाहिए और इसलिए 1968 में शेख अब्दुल्ला को फिर से बाहर लाया गया और कश्मीर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने फिर से कॉन्स्पिरेसी तैयार करना शुरू कर दिया। और उस कॉन्स्पिरेसी के कारण ही फिर जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और पाकिस्तान और भारत दोनों बांग्लादेश के आज़ाद करने के मुद्दे पर टकराव हो रही थी, दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वैसे माहौल में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में नहीं छोड़ा जा सकता था और इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। दिल्ली में ही नज़रबंद करके रखा गया। उस समय भी उनकी कॉन्स्पिरेसी सामने आई थी और जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला का सारा भ्रम टूट गया। वो समझने लगे कि अब किसी भी तरह से भारत के साथ
कश्मीर को ही रखना पड़ेगा। पाकिस्तान अब भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। 48, 65 और 71 में 3 बार पाकिस्तान हार चुका है। अब एक नया देश बांग्लादेश बन चुका है। पाकिस्तान की ताकत आधी हो गई है। चीन के साथ कॉन्स्पिरेसी भी उनका कामयाब नहीं हुआ है। तो अब वो कश्मीर की सियासत में जुट गए और कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर वो सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश में लग गए और इसलिए वो फिर बाद में कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और लगभग कश्मीर में जो बीच में गवर्नर रूल लगा उसके अलावा 1982 तक वो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उनका विचार हमेशा से कश्मीर का जिन्ना बनने का था। वो जिन्ना बनना चाहते थे ताकि कश्मीर को वो अपनी बपौती समझ सके। और शेख अब्दुल्ला ने जो जो प्लान रखा था कश्मीर की स्वायत्ता को लेके, कश्मीर के बंटवारे को लेके, सब उनके एक एक गद्दारी के सबूत हैं। जब उन्होंने एक बात कही थी और मीडिया के सामने भी एक प्रपोजल रखा था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटने की बात कोई अलग नहीं थी। घाटी, जम्मू और लद्दाख का क्षेत्र बांट सकते थे। लेकिन उन्होंने जो प्लान रखा था उसमें था कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दो, जम्मू भारत को दे दो और घाटी का क्षेत्र जो है कश्मीर का वो यूएन के संरक्षण में रहे और 5 साल तक वहां पर संयुक्त राष्ट्र उसका नियंत्रण करे और शेख अब्दुल्ला वहां शासन करे। उसके बाद वहां पर जनमत संग्रह हो और फिर बताया जाए कि कश्मीर किसके पास रहेगा। ये पूरी प्लानिंग जो थी जनमत संग्रह की वो पाकिस्तान में जाने की थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला कि कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई और अपने बाप के वो हस्र को देखते हुए ही फारूक अब्दुल्ला ने कभी डायरेक्ट तौर पर भारत के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया और भारत से अलग होने की डायरेक्ट मांग नहीं की। लेकिन परोक्ष रूप से हर बार उन्होंने पाकिस्तान, चीन को इन्वॉल्व करके कश्मीर पर अपनी राय जाहिर की है। जो उनके अंदर की भावना है वो बाहर आते हुए दिखा है और उसी तरह से उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। अभी कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जा चुका है और ये लोगों को इस बात की छटपटाहट है कि 35A और आर्टिकल 370 को फिर से कश्मीर में लागू किया जाए। इसका मतलब है कि कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने को लेकर ये बौखलाए हुए हैं और इसके लिए अब ये चीन के सहयोग की बात कर रहे हैं। जिस चीन के साथ दोनों जो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है उस चीन के सहयोग से ये कश्मीर में फिर से 35A और 370 लागू करना चाहते हैं। ये वही बात है जो बात शेख अब्दुल्ला ने 1965 में की थी, चाओ एन लाई के साथ मुलाकात करके कश्मीर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके भारत को अलग थलग करने की कोशिश करके। लेकिन न शेख अब्दुल्ला कामयाब हुए, न फारूक अब्दुल्ला कामयाब होंगे और न ही उमर अब्दुल्ला अपनी साजिशों में कामयाब होंगे, क्योंकि इनका खानदान ही गद्दारों का खानदान रहा है और भारत में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।